कश्मीर में अलग अलग सभाएं कर रहे थे और सीधा निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर खानदान की बात, श्वेत पत्र की बात और आतंकवाद फैलाना की बात करते रहे ये बीजेपी के नेता। लेकिन क्या जो फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो पैगाम दूर तक जाएगा? क्या यहां से बीजेपी को जो चुनौती पेश होनी चाहिए, खासकर जम्मू रीजन में, वो चुनौती पेश हो रही है? कैसे देख रहे हैं यहाँ के चुनाव को और इस चुनाव के साथ साथ देश की सियासत को? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये है कि बीजेपी के नैरेटिव का काउंटर करने का सबसे प्रभावशाली आप समझे कि फारूक अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और बीजेपी के नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर पर खारिज करने के लिए कांग्रेस है। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे पॉपुलर लीडर में राहुल गांधी आते हैं जम्मू कश्मीर में, इवन की रीजनल पार्टीज इतनी है इसके बावजूद। तो ये एक एक्स्ट्रा राहुल गांधी का दखल है। और जो आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्थानीय व्यक्ति को जो उन्होंने मौका दिया है, तो उसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी राजनीतिक परिपक्वता की बात कहती है, क्योंकि एक पार्टी को भी वो बना रहे हैं, चुनाव को भी बना रहे हैं और आगे वाली राजनीति को भी बना रहे हैं। राहुल गांधी के स्टेट में ये दिखता है, तो ये बहुत बड़ा स्टेट है। और जो राहुल गांधी और कांग्रेस की वहाँ अट्रैक्शन है पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में, जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन के कारण एनसी को भी एडवांटेज है। और इसके बावजूद कि कांग्रेस ने कुछ कॉम्प्रोमाइज करके एनसी से समझौता किया है, लेकिन बड़े गोल को सामने रख करके किया है। यहाँ एक बात क्या है, पूरा चुनाव है क्या जम्मू कश्मीर का? अगर पूरा चुनाव क्या है देखा जाए तो ये पूरा चुनाव, जहाँ आप जानते हैं कश्मीर घाटी में बीजेपी को कोई सीट नहीं आने वाली है, इसके बावजूद बीजेपी जहाँ नहीं भी है वहाँ बीजेपी है। मैं ये कहता हूँ कि पूरे चुनाव में बीजेपी और बीजेपी वर्सेस चुनाव है। 35A और 370 ये मुख्य मुद्दा जिसके इर्द गिर्द सबके मन में ये चोट है कि हमसे स्टेट हुड छीना गया। बहुत सारे लोग अनुच्छेद 370 पर अलग अलग राय और बीजेपी के विरुद्ध भी राय रखते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जहां बीजेपी नहीं भी है सांगठनिक रूप में, वहां भी बीजेपी है, क्योंकि इस उनके खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में ही लामबंदी है। तो इसको हम देखते हैं तो आपका वो मसला जो है राशिद इंजीनियर का मसला, जमायत इस्लामी का मसला, उसका भी काउंटर होता है। वो तभी पिछले लोकसभा चुनाव में स्थिति बदली, क्योंकि राशिद इंजीनियर तब बीजेपी से लड़ते नजर आ रहे थे, एनसी से लड़ते नजर आ रहे थे, इंडिपेंडेंट आवाज के तौर पर नजर आ रहे थे। तो लोगों ने अपनी एक इंडिपेंडेंट आवाज का चेहरा बनाया था राशिद इंजीनियर को। लेकिन बदले हुए समय में जबकि राशिद इंजीनियर को बीजेपी के टूल के रूप में देखा जा रहा है, जमायत इस्लामी को भी उसी रूप में देखा जा रहा है, तो बीजेपी वर्सेस अदर्स में इनकी जगह, इनका स्थान खत्म हो गया है। वो रिएक्शन, वो समर्थन इनको नहीं मिलने वाला है, ये बात समझ लीजिए। और उमर फारूक जो बात तब समझा नहीं सके थे, अब समझाने में वो बहुत सक्षम है कि देखो ये लोग कौन हैं, ये घुमा फिरा करके बीजेपी का ही समर्थन करने वाले हैं। और आज अगर पीडीपी की ताकत कम हुई है तो इसलिए कम हुई है कि लोग मानते हैं कि पीडीपी ने बहुत बड़ी गलती की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना करके। पीडीपी भी इसके लिए जनता से माफी मांगती है, लेकिन जनता उस इतनी बड़ी गलती के लिए वो माफी देने के लिए तैयार नहीं है। उनको अल्टरनेटिव कांग्रेस और एनसी के रूप में मिला है। तो ये पूरा चुनाव इसी रूप में डिफाइंड है। अब बीजेपी का जो भी परफॉर्मेंस होना है जम्मू में होना है, और जम्मू में जबरदस्त तरीके से एनसी और कांग्रेस का जो है, आप लोग वहां मौजूद हैं, तो वो काउंटर चल रहा है। लेकिन जो न्यूट्रल किस्म के पत्रकार भी माने जाते हैं, वो मानते हैं कि 43 में जो मुकाबला है ये 23-20 हो, 23 किसका हो, 20 किसका हो, ये हो सकता है, लेकिन एकदम कांटे का मुकाबला चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू हो रहा है कि एक ऐसे समय में जब दो महत्वपूर्ण स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं और विदेश जाने से पहले आखिरी सभा कहाँ होती है,
वहां महाराष्ट्र में, जहां पर कि बाद में इलेक्शन होंगे, अभी तुरंत नहीं हो रहा है। यानी आपने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मान लिया है कि परिणाम जो आने हैं पता है। ऐसे तो पता होता है राजीव जी, इन सबको पता होता है। एक एक सर्वे, इंटरनल सर्वे, संगठन के सर्वे और दूसरी मीडिया के सर्वे, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स इनके पास होते हैं और इनको पता होता है कि क्या होने वाला है और इसी हिसाब से इनकी गतिविधियां भी हैं। एक मार्केबल बात जो अमित शाह जी ने कही थी, सब बहुत चर्चा हुई कि भाई वो मुहर्रम और ईद पर सिलेंडर दे रहे हैं। भाई ये सिलेंडर, हालांकि लोगों ने कहा कि होली पर भी इन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन दिया नहीं। लेकिन कभी मुस्लिम धर्म के प्रति इतना प्यार वाला व्यवहार ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया था अमित शाह से। हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि चलो कम से कम प्रेम कुमार जी, तो आया। प्रेम कुमार जी, आप ये सोचिए, अगर यही वादा, यही घोषणा कांग्रेस करती तो फिर क्या रिएक्शन होता अमित शाह का, बीजेपी का? जरा कल्पना कीजिए कि ईद और मुहर्रम में एक एक सिलेंडर देंगे, ये वादा कांग्रेस ने कर दिया और बीजेपी ने नहीं किया होता, तो क्या कैसी राजनीति बीजेपी करती यहाँ पे या देश भर में? तो ये दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। हम कल्पना करते हैं कि कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी, तब वो तुरंत बोलते कि ये तुष्टीकरण, राहुल गांधी तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों को तुष्टीकरण कर रहे हैं, कांग्रेस तुष्टीकरण वाली पार्टी है, वे मुस्लिमों को का तुष्टीकरण करते हैं। इस हिसाब से वो आक्रामक हो जाती कांग्रेस पर। लेकिन बीजेपी यही जब काम कर रही है तो बीजेपी के लिए ये आरोप नहीं लगते हैं, और क्योंकि वो अपने तई हिंदुओं का झंडा बरदार बनने का ऐलान करती रहती है। इसके बावजूद कि हिंदुओं के गढ़ में भी उनको नकारा जाता है, श्री राम की धरती पर उनको नकारा जाता है, अयोध्या से नकारा जाता है, उत्तर प्रदेश से नकारा जाता है। अब धर्म के नाम पर जो झूठ फैलाने की, प्रोपेगेंडा करने की जो एक लगातार कोशिश रही है बीजेपी की, उसको जनता ने समझा है, पूरे देश में समझा है। तो इस वजह इसका अब उनको प्रतिफल नहीं मिल रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है। अब यहीं पर समझिए, जब वो कह रहे हैं कि मुहर्रम और ईद में हम सिलेंडर देंगे, तो अब ये समझिए कि कल को वो जालीदार टोपी भी स्वीकार करेंगे। अभी कोई दे ना, जम्मू कश्मीर में जब ये जाए तो जालीदार टोपी दें और देखें कि ये इनकार करते हैं कि नहीं। मेरा दावा है कि वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये वोट के लालची लोग हैं। वोट के लिए श्री राम को बेच सकते हैं, राम मंदिर का समय से पहले उद्घाटन करा सकते हैं, और जब चुनाव में हार जाएं तो जय श्री राम का नारा भी भूल सकते हैं। ये वो लोग हैं, ये वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करते हैं, और वोट के लिए ये जालीदार टोपी भी पहन सकते हैं। ये हम कह रहे हैं, ये वोट के सौदागर हैं। वोट के सौदागर में टर्म दे रहा हूँ।